उनके लिए यही संदेश देना चाहता हूँ भाई, अपना जो उम्मीदवार चयन करें सोच समझ के चुने उसको, किसी बहकावे में आके या हवाबाजी में नहीं आए, किसी दारू धप्पड़ में भाई कोई बाहर से ले आ रहे पैसे ले आ रहे पियो हमारे लेके खूब पियो, लेकिन वोट दो सोच समझ, उनको बहलाओ खूब भाई मैं तो ठीक है भाई दूंगा तेरी, क्योंकि फिर बार बार ऐसे चक्कर ना खाते हैं, कहीं कहीं से आ गए कोई कोई ताउड़ी से आ गया, कोई गुड़गांव से आ गया, चलो भाई पैसे की पोटली बांधी धप्पड़ से मिलनी पड़ेगी, ठीक है। कलम के सच्चे सिपाही हैं, कदम सत्ता की ताकतों के सामने नहीं लड़खड़ाएंगे। समाज के लिए संघर्ष करते करते मिलकर शून्य से शिखर तक जाएंगे। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, या हिंद भूमे तदर्थे तदर्थे। ये प्रार्थना है संघ की, और संघ से प्रशिक्षण प्राप्त दिल्ली पुलिस से सेवानिवृत्त ऐसे अनुभवी पुलिसकर्मी, समाज सेवी, रहमदिल, हर एक लोगों के दुख दर्द में काम आने वाले और दिन रात काम आने वाले जाटोला गांव के निवासी, पटौदी विधानसभा क्षेत्र में आने वाला ये ताजनगर का क्षेत्र है। आज हम उनसे रूबरू होने जा रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, मैं राजकुमार ताजनगर से, यहाँ वैसे जटोला सीन लगती है उसमें हम रहते हैं। आपकी जन्मस्थली कौन सी है और आपने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की है और किन परिस्थितियों में शिक्षा प्राप्त की है, और दिल्ली पुलिस के आप जो है ऐसे मुकाम तक पहुँचे, उसके लिए आपने जीवन में किन किन कठिनाइयों का सामना किया? देखो जी, मैंने अपने गांव में रहते ताजनगर गांव में, फिर मैं 10वीं कक्षा तक मैंने शिक्षा प्राप्त की है। फिर मैं 11वीं में एली मंडी कॉलेज में भी एडमिशन किया था, लेकिन फिर जमींदारा होते हुए मैं इसमें थोड़ा जमींदारा में लग गया था, खेती काम में लग गया था। फिर वो बीच में एक बार दिल्ली पुलिस से फार्म निकले हुए थे, एक बार तो मैं दिल्ली चले गया अपने रिश्तेदार के साथ, तो वो फार्म भरने के लिए नाम दर्ज होना चाहिए, नाम दर्ज कराया तो फार्म भरा, तो मैं उसमें दिल्ली पुलिस में सक्सेस हो गया। उसके बाद मैं नौकरी ज्वाइन करी 1 सितंबर 1989 में। उसके बाद बहुत बढ़िया नौकरी रही, मैं DAP में रहा फर्स्ट में, पहले 3rd बटालियन में, लेकिन उसके बाद जैसे साउथ डिस्ट्रिक्ट का ट्रांसफ़र हुआ तो मेरे को लेखा शाखा में मेरे को बदली किया गया, अपने आप ठीक आदमी हो। तो उसके बाद मेरी निरंतर सर्विस लेखा शाखा में रही, दिल्ली पुलिस के कर्मियों की तनख्वाह बढ़ाने, छुट्टियों की है, कुछ भी मतलब जो भी पैसे से संबंधित कुछ ही चीज़ है वे भी मैंने किया। मैं थोड़े दिन इमिग्रेशन एयरपोर्ट पे जांच अधिकारी में गया, इमिग्रेशन इंटरनेशनल एयरपोर्ट 3 है, T3 बोलते, पहले T2 था, T3 था, तो इसमें इमिग्रेशन ऑफिसर रहा और मैंने VRS के लिए अप्लाई किया, जो मेरी मंजूर हो चुकी है। मैं अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ। मैं 36 साल सर्विस में अपनी दिल्ली पुलिस को दे दी, लेकिन अब मैं नया जीवन शुरू करना चाहता हूँ। मैं पटौदी विधानसभा से इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, तो मुझे स्वेच्छा से सेवानिवृत्त किया जाए। तो डीसी साहब ने मुस्कुराते हुए मेरी वो स्वीकृत की, बोले बहुत अच्छी बात है, अगर आज समाज सेवा के लिए जा रहे हैं तो मुझे मेरा एक ध्येय यही है बस कि मैं अपनी समाज सेवा करूँ, अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाऊँ। हमारे जो MLA विधायक आ रहे हैं हमको पता ही नहीं होता कौन है क्या है, हमारी जनता की आवाज़ कोई सुनता ही नहीं। तो इस मुकाम को लेकर मैं इसमें आना चाहा, तो मैं देखता हूँ भाई कैसा रहेगा मेरा सफ़र। इस बारे में मैं भगवान से ही प्रार्थना करूँगा अभी मेरे BJP टिकट मिले तो मैं जनता को अपने क्षेत्र की एक ऐसी तस्वीर बदलना चाहता हूँ, अभी ध्यान रखेंगे लोग देख कोई ऐसा विधायक पहले बनाया। तो जैसा कि आपने राजकुमार जी के विचार सुने हैं, राजकुमार जी पुलिस की सेवा से स्वेच्छा से VRS ले चुके हैं, इनका VRS मंजूर भी किया जा चुका है, और अब ये राजनीतिक क्षेत्र के अंदर भी जो है इतिहास रचने के लिए तत्पर हैं, और इनके जोश और जज्बे को देख करके पार्टी इनको अनदेखा नहीं कर सकती है। आइए
जानते हैं कि इनके क्षेत्र में किस किस प्रकार के विकास कार्य या किस किस प्रकार की समाज सेवा राजकुमार जी ने की है, जो सराहनीय है और सदा याद रखी जाएगी। नमस्कार सर, बताइए। नमस्कार जी। देखो, वैसे तो मैं बीजेपी कार्यकर्ता हूँ शुरू से, जी। लेकिन उसमें होते हुए भी और बीजेपी का हमने साथ दिया एकदम। मैं राव इंद्रजीत के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ शुरू से। कहीं भी रैली होती है उसके लिए बस भी भेजता हूँ, गाड़ी भी भेजता हूँ, उससे मैं खुद भी नहीं जाऊँ। लेकिन मेरा बेटा है जो ब्लॉक समिति का मेंबर है, उसको भी भाजपा ने पद दे रखे है, वो संयोजक का, आईटी संयोजक का पद है डिस्ट्रिक्ट लेवल का। और ये पलक वीर है, और अब ये तिरंगा झंडा भी उसमें भी है। तो लेकिन हमने बीजेपी का ही दामन थामा शुरू से। तो बेटे को मुझे चढ़ाया आगे, इसमें बीजेपी हमारी पार्टी है, इससे बढ़िया पार्टी कोई नहीं, ये अपने देश को आगे ले जा सकती है। तो हम बीजेपी से ही जुड़े हुए इस बारे में, और मेरी यही भावना है कि मैं इसके साथ जुड़ गए और एक नई मुकाम हासिल करेंगे अपने क्षेत्र में। देश के अंदर कांग्रेस ने सर्वाधिक राज किया है। इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों से सरकार में है। आज भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों के विषय में अगर हम ये कहें कि कोई 4-5 उपलब्धियां गिनाएं, तो मुझे लगता है कि आप जो है धारा प्रवाह हजारों उपलब्धियां गिना देंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि केवल 10 उपलब्धियां गिना करके आप लोगों को आश्वस्त करें कि बीजेपी आने पर आप लोगों के किस किस प्रकार सपने पूरे होने वाले हैं। देखो जी, ये कहते ही है कि बीजेपी काम नहीं करती, वह दिखावा है। लेकिन मैं एक बिना कार्यकर्ता वैसे बिना जुड़े हुए अभी मैं सीएम मनोहर लाल साहब के, खट्टर साहब के पास गया, या रविंदरजीत के पास गया, या भाई भूपेंद्र के पास गया, मेरे को उन्होंने किसी काम के लिए मना नहीं किया। सिर्फ 3 करोड़ मांगे 3 करोड़ रुपये दिए, 1 करोड़ मांगे तो 1 दिए, 50 लाख मांगे 50 लाख दिए, और 10 लाख मांगे 10 लाख। मेरे काम के लिए उन्होंने कभी मना नहीं किया। और मैं ले अपने क्षेत्र में विकास कराया है। पहले अपने पैसे से कराता था, जैसे स्टेशन 2009 में भी उसमें हमने बड़े सहयोग था, 90-80% जैसा भी काम उसमें कराया है। और जैसे कि प्याऊ का पानी का समाधान नहीं था दोनों स्टेशनों पे, जटोला में, ताजनगर में, वो भी हमने किया है। जैसे हमारे वहाँ ताजनगर में वो शमशान घाट में पानी को बिल्कुल डेजर्ट था, उसमें पानी की व्यवस्था करी, पेड़ पौधे लगवाए, और रास्ता का भी सहयोग किया। चलो, भारत सरकार से पैसे लेके लगाए हमने। और जैसे रास्ता ताजनगर जटोला से मिलाने का आधे किले में रास्ता नहीं था, उसको भी हमने खरीद के, और पैसे से खरीद के डोनेट करके अपने वहाँ के पैसे इकट्ठे करके खरीद गए। फिर भूपेंद्र भाई के पास करा के हमने दो गाँव को रास्ता जोड़ने का काम किया। और ये सांपका से जटोला सीम का एक प्रॉपर खेड़ा में था, उसका कराया। एक कम्युनिटी सेंटर जटोला में पास किया मेरे कहने से, एक कम्युनिटी सेंटर खंडेवाड़ा में पास किया मेरे कहने से सीएम साहब ने। तो मैं इसका एक बड़ा आभारी रहूँगा। और मैं अम्बेडकर के लिए गया राव साहब के पास, राव साहब ने जब मेरे 10 लाख रुपये 10,40,000 रुपये मिले। तो मैं इसको कैसे मना कर सकता हूँ। हालांकि कांग्रेस टाइम में दीपेंद्र बैठा था, सुरती में आया हुआ बैठा था, और चाय दूध पिला था। और मैं कहीं भी हमारी सड़कों की हालत है, एक एक हाथ के खड्डे पड़े, पैदल चलने लायक नहीं है। वो साहब इसमें इनके ठेकड़ी लगा दो, कम से कम निकल जाए, पैदल चलने का व्यवस्था। लेकिन दूध चाय पीता रहा, लेकिन उत्तर से बच नहीं की। उस दिन के बाद मेरे को इतना उससे वो हो गया था नफरत कांग्रेस से, और ये अपने क्षेत्रवाद के हमारे क्षेत्र में काम नहीं करेगा। इसलिए मैं इसके बीजेपी के साथ लगा था। और इन्होंने जो मैंने इनसे कही, और कोई भी कहता है उससे सबका काम करता। इसमें कांग्रेस के 40 प्रत्याशी है, इनको सबको इनकी ड्यूटी लगाई जाती है। तू 20 गाड़ी ले आनी, तुम 10 ले आनी है, तू प्रत्याशी है, ये करना है, वो करना है, तुमने भीड़ जुटानी है। उनका ये भीड़ जुटाने का से कोई सवाल हल नहीं होता। आदमी जो दिल से जुड़ कर आता है रैली, वो होती है असली बात। अब भी मेरा नेता आया है, वो अलग चीज होती है, और जो भर ट्रक ले गए वो अलग चीज होती है। और रही हमारे सीएम साहब की बात, सीएम साहब हमको ये दिखाने आए थे भाई किसी की कोई कमी तो नहीं रहेगी, अभी किसी हमारी कोई डिमांड में कोई कमी तो नहीं रहेगी। तो कल सीएम साहब आए तो उन्होंने हमारे गांव ताजनगर को भी एक पॉलिटेक्निक हॉस्पिटल दी है, PHC पशु का, 1 करोड़ की सौगात कल भी देंगे। और जो भी काम बताया उन्होंने बहुत ज्यादा काम किए। और बता मेरे भाई बता रहा था, बोले सीएम साहब जैसे निकला तो एक बुढ़िया ने कागज से दिखाया, तो उसने ब्रेक लगाया और सारी गाड़ियों को ब्रेक लग गया। सीएम साहब ने वो एप्लीकेशन पढ़ी, वहीं DC SP बुलाया, बोले इसका मैं चंडीगढ़ नहीं पहुंची, तो इसलिए इस बुढ़िया का काम हल हो जाना चाहिए। तो मेरे को बड़ी खुशी बात है कि हमारे ऐसी CM आज के दिन में, तो मैं तो
बड़ा गदगद होगा भी ऐसी पार्टी के मैं जो मैं इससे जुड़े हुए हूँ, ये मैं बड़ा खुश हूँ। तो राजकुमार जी, आप जो है विधानसभा पटौदी से चुनाव फाइट करने की लड़ाई में हैं, दौड़ में हैं, तो बहुत सारे लोग भी होंगे जो अपना अपना दम भर रहे होंगे पटौदी विधानसभा से। तो बाकी जो कैंडिडेट्स हैं या अभी तक जितने भी चुनाव जीत करके जो विधायक आए हैं, आप उनसे क्यों असंतुष्ट हैं कि आपको चुनाव में आना पड़ा? देखो जी, मैं तो इसलिए आ रहा हूँ इसमें भाई, मैं अपने क्षेत्र का विकास करना चाहता हूँ। मैं हर एक को ये आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ भाई मेरे में ये ताकत है। भाई आप मेरे को दिन में लिख के दोगे भाई मेरा ये काम नहीं हो रहा है, ये करो, तो मैं उसी कागज़ को दूसरे दिन सीएम साहब से पास करा के आपके बीच में ला कर दूंगा। ये वेट नहीं कराऊंगा भाई ये तो काम हो नहीं रहा है, पैसे नहीं है, वो नहीं है। मैं हर एक को हर सुविधा देने की कोशिश करूंगा। हर एक को, जैसे हमारे 75% का भी चले आधा, अगर 75% नौकरी रहेगी हरियाणा के की, तो इसको भी लागू कराऊंगा। कम से कम सरकारी नौकरी नहीं दूंगा ना, तो प्राइवेट तो जरूर दूंगा, घरपति आदमी को देने की कोशिश करूंगा। जो हमारे एरिया में ये मल्टीनेशनल कंपनी 125-30 तो कंपनी हमारे गाँव में ही, तो बहुत ज्यादा रोजगारी पता नहीं कहाँ कहाँ की रुकी हुई। अगर अब हमारे 75% 70% भी हमारे आदमी लगे तो शायद कोई बेरोजगार नहीं रहे, ये बात है। और रही टिकट की बात, तो मैं तो खैर आवेदन तो साहब को लगाया ही है भाई, साहब की मर्जी जैसी अगर सेवा मेरे से करवाने चाहेंगे तो कर लो, नहीं जैसी पार्टी की मर्जी रहेगी। तो राजकुमार जी, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या अन्य दल हो या संगठन हो, देश की जनता ही नहीं क्षेत्र की जनता भी अपने क्षेत्र का विकास चाहती है। और इस बात को तो आप भी मानते होंगे कि जनता के मन के मुताबिक कोई भी विकास कार्य नहीं होता है। यदि आप पटौदी विधानसभा से जीत कर आते हैं या चुन करके आते हैं, तो कौन सी सबसे बड़ी समस्या आपको नजर आती है पटौदी में, जिसको सबसे पहले दूर कराएंगे? देखो, सबसे पहले तो ये बेरोजगारी की समस्या जूझ रही है, क्योंकि मैं देखता हूँ, मैं गाँव में जैसे जाता हूँ तो जो बेरोजगार युवा है नशे की लत में जाते जा रहे हैं, तो डिप्रेशन में जाके जा रहे हैं नशे में। अगर उसको कोई रोजगार मिल जाए तो डिप्रेशन में नशे में नहीं जाएंगे, उनको रोजगार मिलेगा हिलेगा। कोई अपने माँ बाप से भी अच्छी तरह से बात नहीं कर पा रहे, तो मैं उनको नौकरी दिलाने का काम करूंगा सबसे पहले। और ये वैसे काम तो देखो हमारा जुम्मे बढ़ता ही है, जैसे विकास कार्य, सड़क है, पानी है, बिजली है, शिक्षा है, ये तुम्हारी नैतिकता बढ़ती है। और ये इसमें हमारा क्षेत्र जब ही आगे बढ़ेगा जब ये चीज मिलेगी। लोग जब आप निकलते होंगे तो आपका निजी जो अनुभव है उसको छोड़ करके या आपके जो निजी विकास कार्य हैं उनको छोड़ करके, जो आपने समाज सेवा की उसको छोड़ करके, अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो पूरे देश के अंदर एक अलग तरह का माहौल है। और आज जो है 21वीं सदी के अंदर भी जातिवाद के मामले हैं या हिंदू मुस्लिम के मामले हैं या आपसी जो मनमुटाव जो है बढ़ता चला जा रहा है या अराजकता की तरफ देश चला जा रहा है, इस विषय पे मैं जानना चाहूँगा आपके विचार कि इसको कैसे दूर किया जा सके। और हिंदुत्व की एक मांग की जाती है कि भाई इसको हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा देश को, तो हिंदू राष्ट्र बनाने की क्या आवश्यकता है? देखो जी, मेरे से बड़े बड़े बहुत बोलते हैं हमारा कोई हिंदू राष्ट्र बनाना है, वो बनाना है। मेरा ऐसा थॉट्स है भाई, इसमें भाईचारे की मिसाल देनी चाहिए आपसीदारी में। भाई हिंदू मुस्लिम वे भी हमारे भाई है, भाई उनको ही समझाया भाई तुम मिलजुल के रहो। भाई जैसे अपने परिवार में एक वैसे हो जाते हैं, एक वैसे हो जाता है, लेकिन रखने पड़ते, तो उनको समझा के भाई आप ऐसे रहो, आप ऐसे रहो, उन भेदभाव पैदा मत करो। उनको ये जब ही मिट सकता है, अगर इनमें दुर्व्यातबाजी डालेंगे तो कभी खत्म नहीं होगा। उनको एक प्रेम की भावना दी जाएगी, अपने राष्ट्र की भावना दी जाएगी, अपने राष्ट्र को उन्नति की ओर ले जाने की भावना दी जाएगी, तो मेरे समझ में ये बहुत अच्छा है। तो जब हम राष्ट्र की बात करते हैं तो राष्ट्र जो है किसी न किसी आधार पर टिका हुआ है। और अगर हम ये कहें कि संविधान इस राष्ट्र का सबसे बड़ा आधार है, और अगर संविधान ही आधार है तो संविधान के अंदर लिखा है इंडिया दैट इज भारत, तो फिर हिंदू राष्ट्र की कहीं कोई परिकल्पना उसके अंदर नहीं आती है। तो जो लोग बार बार हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई संदेश यही देना चाहता हूँ भाई, अपने अपने धर्म पे, अपने धर्म में, धर्म किसी को कोई बुरा नहीं बता रहा। खैर मैं हिंदू धर्म का हूँ, और हिंदू धर्म में कर अपने धर्म सबको अच्छा लगता है। मैंने कहता हूँ हिंदू धर्म से कोई बढ़िया नहीं है, तो ऐसे ही शायद मुस्लिम भाई भी ये समझते होंगे मेरे से बढ़िया कोई धर्म नहीं है, सिख भी यही समझते होंगे। तो मैं बहुत सारे भाई अपन मिल के अपने अपने धर्म पे अपने हिसाब से रहो, और अपनी जिम्मेदारी खूबी से निभाओ, अपने देश के प्रति निभाओ, अपने बच्चों के प्रति निभाओ। मेरे तो यही कहना है इसमें।
संविधान के प्रियम्बल में पहले ही पन्ने पे इतनी सारी चीजें लिखी है कि हम भारत के लोग। तो जब वहां लिख ही दिया है कि हम भारत के लोग, यानी कि चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, संप्रदाय का हो, किसी भी जाति का हो, सबके लिए समान रूप से समान अवसर जो है उपलब्ध कराता है संविधान। तो इसको बदलने के लिए क्या आवश्यकता पड़ी है और क्यों जल्दी है इसकी? देखो ये तो वैसी विडम्बना है, संविधान बदला जाएगा, ये निराधार गलत है। अगर संविधान बदल दिया तो कुछ रहेगा नहीं, ना तो मोदी राज कर सकता, ना कोई और राज सकता, ये तो लोग वैसे ही गधा मुसली हो जाएगी, कुछ ना रहेगा। फिर संविधान रहेगा और इसी पे देश चलेगा, और संविधान की हम सब उसकी पालना करेंगे। अब करते हैं सारे मुस्लिम भाई भी, हिंदू भाई भी, सिख भाई भी संविधान में ही बंधे हुए, नहीं तो जैसे पिता के अंदर सारा परिवार बंधे रहते हैं, ऐसे संविधान में बंधे हुए देश है। संविधान में ही बंधा हुआ देश है। राजकुमार जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से बिना लाग लपेट के बहुत ही अच्छे जवाब दिए हैं। मैं राजकुमार जी से एक चीज़ जानना चाहता हूँ। पटौदी विधानसभा क्षेत्र में आप रह रहे हैं, पूरी पटौदी विधानसभा के एक एक गाँव को आप जानते हैं, बहुत सारे लोगों को आप जानते हैं, तमाम वोटरों को आप पहचानते हैं, नाम से भी पहचानते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि पटौदी विधानसभा में किस किस प्रकार की क्या क्या समस्याएं हैं? देखो जी, मेरे को तो मैं तो खैर नहीं जानता, क्यों मैं सर्विस आदमी वाला आदमी हूँ, लेकिन ट्रेन वाले जानते हैं, वैसे ही जानते हैं। लेकिन मैं ये इसके माध्यम से ये जरूर अपील करूंगा कि मेरे को वोट या देने से, सपोर्ट करने से पहले मेरे बारे में जाने कि ये आदमी कैसा है। ठीक है भाई, कैसा है, ये झूठ तो इंटरव्यू नहीं दे रहा है, ये वैसे मेरे गांव में, पड़ोसी गांव में आके पता करे कि राजकुमार कोई गलत आदमी तो नहीं यार, कभी क्यों वैसे ही सट्टे मार रहा है, नहीं इसमें मीडिया का, मैं कोई मीडिया को दिखाने के लिए झूठ साथ हो रहा है। सबसे पहले ये मेरे बारे में ये पता करे, और मैं अपने एरिया के लिए मैं इसके अड़िग रहूंगा कि बिल्कुल इसका विकास करके दिखाऊँ। मैं अपने पटौदी क्षेत्र को एक ऐसा वो देकर जाऊंगा, मेरे को अगर 5 साल देने को मिले ना, तो हमारे क्षेत्र की जनता याद ही करेगी कि कोई राजकुमार आया। राजकुमार जी, पटौदी क्षेत्र के अंदर जनता के लिए, युवाओं के लिए लाइब्रेरी नहीं है, और इसके अलावा अच्छे खेल स्टेडियम नहीं है। इसके अलावा धार्मिक भावनाओं को आहत करके जगह जगह पर दुनिया भर के ठेके खोल दिए गए हैं। स्कूल के रास्ते में निकलो तो रास्ते में ठेके आते हैं। आप मंदिर में पूजा करने या मस्जिद में कहीं अपनी जो है जा रहे हो आप पूजा पाठ करने के लिए या अपने नमाज अदा करने के लिए, तो रास्ते में ठेके मिलते हैं। जहाँ भी चले जाओ आप, जिधर मर्जी का रुख कीजिए, रास्ते में एक आध ठेका जरूर मिलेगा। अगर वहीं पर ये ठेका कोई बच्चा देखता है या स्कूल में पढ़ने वाले छोटे बच्चे देखते हैं, तो उनके ऊपर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। तो आप सरकारों को क्या निवेदन करना चाहेंगे कि इस दिशा में भी थोड़ा सा सुधार हो, क्योंकि स्कूलों को मर्ज करने के नाम पे खत्म किया जा रहा है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। या फिर लोग ये तक कहते हैं कि देश जो है बेचा जा रहा है, अपराधियों को छोड़ा जा रहा है, अनदेखी की जा रही है और देश को गुलामी की तरफ लेकर के जाया जा रहा है। तो कितनी सही बातें क्या है, थोड़ा सा स्पष्ट करें ताकि हर एक आदमी तक ये संदेश पहुंचे। देखो जी, ठेके की बात ऐसी है, ये सबसे पहले अपने गांव के सरपंचों को देखना चाहिए। अगर हमारे इधर है तो, क्योंकि सरपंच के पास ये पावर होती है कि मैं किस साइड में ठेका खोल सकता हूँ, नहीं खोल सकता। अगर वो लिख कर देता है गवर्नमेंट ठेका नहीं खोल सकती। और बाजार की बात है तो कौन म्यूनिसिपल कमेटी या उससे कहेगा ना, उसके पार्षद का होता है भाई ये यहाँ से दूर होना, स्कूल से दूर होना चाहिए, मंदिर से दूर होना चाहिए। ये हमारे जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है, उन्हें देखना चाहिए इस बारे में। और किस बारे में पूछना चाह रहे थे? और मैं ये पूछ रहा था कि इसमें लाइब्रेरी नहीं है, लाइब्रेरी, स्टेडियम नहीं, और कई सारी जो समस्याएं हैं उसके विषय में। देखो, लाइब्रेरी हमारे भूपेंद्र भाई ने जमालपुर में 2 खोल दी है, अदलपुर में खोल दी है, और उसका तो शौक ही यही लाइब्रेरी खोलने का। अब भाई लोगों को शिक्षित किया जाए। और मैं ये आग्रह करूंगा सरकार से भी, अब भाई कम से कम 5-4 गाँव के बीच में एक लाइब्रेरी जरूर होनी चाहिए। और ये अगर मैं सरकार में आया कि इन्होंने मेरे को दिया तो ये मैं काम जरूर करूँगा। 2 गाँव गए तो एक लाइब्रेरी जरूर। सर, सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं इस इंटरव्यू को थोड़ा शॉर्ट करते हुए, क्योंकि इंटरव्यू आपसे बहुत सारे लेने हैं, हमने बार लेने हैं, बीच बीच में आते रहेंगे। हम ये जानना चाहते हैं कि आप दिल्ली पुलिस में आप रहे और बड़ा लंबा आपका अनुभव रहा, 36 साल का अनुभव आपका रहा है। तो इन 36 सालों में आपने ये भी देखा होगा कि झूठे केस भी आते हैं, सच्चे केस भी आते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि जो वास्तव में न्याय मांगने के लिए आ रहा है, बहुत सारे लोग कई सारे कारणों से न्याय से वंचित रह जाते हैं। यदि आप इस क्षेत्र में आते हैं तो इसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर को कैसे बरकरार रखेंगे? देखो, इस बारे में मेरे को सब पता होता है।
कि पुलिस वालों को पता होता है भाई कौन झूठा है कौन सच्चा है, सबको बोलने से पहले पता लग जाता है। मैं इमिग्रेशन में था जब ये बता देती फलाने कंट्री में जाएगा ये आदमी, पब्लिक की तो बात ये लगे, हम ये बताते हैं भाई कनाडा जाएगा या रशिया जाएगा ये वहाँ जाएगा, तो ये तो हमको पता लग जाता है कि इसको न्याय चाहिए, तो अगर हम आए तो उसको सच्चा न्याय दिलाएंगे उसको। बिल्कुल किसी के साथ अन्याय नहीं होगा और ना कोई भेदभाव होगा, और खैर हमारी सरकार भी ऐसी है जो किसी के साथ भेदभाव और अन्याय नहीं करती, सबको न्याय दिलाने की कोशिश करती है। तो मैं तो मोदी जी का और इनका जो हमारे बॉस बैठे इनका बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूँ, कोई हर एक चीज़ को न्याय दिला रहा है, तो यही कहना चाहता हूँ। सर, पटौदी विधानसभा के जो मतदाता हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश देना चाहता हूँ भाई अपना जो उम्मीदवार चयन करे सोच समझ के चुने उसको, किसी बहकाव में आके या हवाबाजी में नहीं आए, किसी दारू धप्पड़ में भाई कोई बाहर से ले आ रहे पैसे ले आ रहे पियो मार लेके खूब पियो, लेकिन वोट दो सोच समझ, उनको बहलाओ खूब, अब भाई मैं तो ठीक है भाई दूंगा तेरी, क्योंकि फिर बार बार ऐसे चक्कर ना खाते हैं, कहीं कहीं से आने का कोई ताउड़ी से आ गया, कोई गुड़गांव से आ गया, चलो भाई पैसे कोटली बांधी पटौदी से मिलनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ भाई इनके पैसे भी खर्च करवाओ और वोट अपने हिसाब से डालो, मैं नहीं कहता मेरी वोट डालो, अभी देख के वोट डालो किस कैंडिडेट की वोट डालनी है, एक बिल्कुल ये निर्णय आपके पास होता है 5 साल के लिए। मेरे की वोट डालो तो पहले मेरे बारे में एरिया में परखो, पता करो, जब वोट डालो, वैसे मैं वोट नहीं चाहता। ठीक, बहुत बढ़िया। कितनी सच्चाई के साथ, कितनी कठोरता के साथ अपने साथ भी जो है बिल्कुल रहम नहीं बरत रहे हैं और जनता से सीधा सीधा कह रहे हैं कि आप पहले जो है ना परखो, उस व्यक्ति के बारे में टटोलो और तब कहीं जाकर के जो है अपना वोट जो है कहाँ देना है उसका निर्णय करो आप। बहुत अच्छे सवाल है। और एक अंतिम सवाल के साथ में कि स्वतंत्रता दिवस की पावन बेला है, देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, किस प्रकार से शुरुआत? स्वतंत्रता दिवस के लिए मैं कहता हूँ अपना जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है वही हर घर तिरंगा मनाएगा, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए धूमधाम से इसको मनाओ, और ये हमारी बड़ी खुशी का दिन होता है। इस दिन इसको बड़ी जैसे हमारा त्यौहार है ये, इसको त्यौहार के रूप में मनाया जाए तो हमको बड़ी खुशी रहेगी, अपने देश से प्रेम होगा, ऐसी भावना बनी रहेगी, अब हम भारतीय हैं। तो ये थे हमारे साथ में राजकुमार जी, और राजकुमार जी बहुत जल्दी पटौदी विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार के रूप में आप लोगों के बीच में आने वाले हैं, और इन्होंने खुद कहा है कि सभी को परखो, जांचो और उसके बाद में निर्णय लें। तो इसी निवेदन के साथ आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।